साथियों, मेरा नाम देवराज सिंह है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 13th है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 साइकिल में। इससे पहले मेरे 2 अटैम्प्ट सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 साइकिल और 2021 साइकिल में मेरी फाइनल मेरिट लिस्ट क्लियर नहीं हुई थी। यह मेरा तीसरा इंटरव्यू था और तीसरा ही अटैम्प्ट था। इसके अलावा मैंने 7 बार CDS दिया है, 7 बार CDS, 2 बार FCAT और एक मैंने मेंस लिखा है UPPCS का। हालांकि इनमें मैं SSB स्टेज तक पहुंचा था और UPPCS मेंस मेरे GS में थोड़े नंबर ठीक थे, परंतु ऑप्शन में नंबर इतने अच्छे नहीं थे। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि जो गलतियां मैंने इन 7 अटैम्प्ट CDS में की, 2 अटैम्प्ट CDS और 1 UPPCS के अलावा 2 CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के जो अटैम्प्ट लिए हैं, इन सब में जो गलतियाँ मैंने की हैं, जो मिथ्स मेरे अंदर थी और उनकी वजह से मैंने गलतियाँ की, वह मिथ्स आपके अंदर ना रहें और वह गलतियाँ आप ना करें। सिर्फ उसी पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाई है। शायद मतलब प्रेजेंटेशन शायद उतना अच्छा ना रहा हो, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, पर कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें पहुँचाई जा सकें और मैं ये कोशिश करूँगा कि आप आपका जो भी डाउट होगा उसे शायद इसी वीडियो के थ्रू क्लियर कर दिया जाए। तो सबसे पहले असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम होता है, यह इसकी 3 स्टेज होती हैं। 3 स्टेज से पहले इसका नोटिफिकेशन आता है लगभग अप्रैल में। नोटिफिकेशन लगभग इसका अप्रैल में आता है और इसका जो एग्ज़ाम होता है वह अगस्त में होता है। जैसे 2023 का जो साइकिल है वह 6 अगस्त को हुआ था और शायद लास्ट ईयर का जो 2022 का जो साइकिल था वह शायद 7 अगस्त को हुआ था। आई एम नॉट श्योर। अभी इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है रिटन, दूसरा होता है PST, PET, MST, RME, ये दूसरा स्टेज है। तीसरा लास्ट स्टेज जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू, जिसको आम भाषा में, आम बोलचाल में कह दिया जाता है। PST में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका चेस्ट, वेट, हाइट, ये 3 चीज़ें नापी जाती हैं। PET में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें एफिशिएंसी मीन्स एक 100 मीटर की जो रनिंग होती है वह कराई जाती है 16 सेकंड में फॉर मेल और शायद 18 सेकंड है, आई एम नॉट श्योर, 18 सेकंड फॉर फीमेल। इसके अलावा PET में 800 मीटर रनिंग होती है। टाइम होता है इसका 3 मिनट 45 सेकंड फॉर मेल एंड 4 मिनट 45 सेकंड फॉर फीमेल। इसके बाद में अगर आप इसे क्लियर कर जाते हैं तो होता है MST, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और अगर आप मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो 2022 से जो रूल आया है वह यह है कि जब आप मेडिकल टेस्ट पास नहीं कर पाते तो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आपका। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन जिस दिन आप टेस्ट में फेल होगे उसके अगले ही दिन आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में रिजेक्ट किया गया है। तो रिव्यू मेडिकल जो एग्जामिनेशन होता है वह वेरी करता है कि कितने दिन चलेगा। अगर माइनर सी चीज़ में निकाला गया है आपको, जैसे मान लो आपको निकाल दिया गया है कि आई का कोई अगर इशू है थोड़ा सा और जो लगता है कि वह एक ही दिन में उसका एग्जामिनेशन किया जा सकता है, तो एक ही दिन में आपका रिव्यू मेडिकल हो जाएगा। और नहीं तो आपको 2-3 दिन इस हिसाब से रिव्यू मेडिकल में जो टाइम लगता है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको रिव्यू मेडिकल में पास करेंगे या फेल करेंगे। इसके बाद में जो लास्ट स्टेज है वह पर्सनैलिटी टेस्ट की है। अभी हम कोशिश करेंगे कि रिटन एग्जामिनेशन और पर्सनैलिटी टेस्ट सिर्फ इन 2 तक हम लोग लिमिट रहें और रिटन एग्जामिनेशन में भी जो स्टेजेस होती हैं या फिर जो एग्ज़ाम में आता है, मैं उसके रिसोर्सेज, बुक्स और किस तरह प्रिपेयर किए जाते हैं वह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब जो स्टेज 1 है, रिटन का जो स्टेज होता है, जो पेपर 1 होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, पेपर 2 होता है वो रिटन एग्ज़ाम होता है, जैसे कि बोर्ड्स में हम लोग लिखा करते थे। बस यहाँ पर एक डिफरेंस होता है कि इस तरह जो पेजेस होते हैं वो ब्लैंक होते हैं, 2 साइड मार्जिन बना रहेगा। यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे का कोई क्वेश्चन होगा और यहाँ से आपको लिखना है, ऐसे आपको 3 पेजेस ब्लैंक मिलेंगे लगातार और उसमें आपको लिखना है। इसकी ये लिमिट होती है या 300 वर्ड्स होती है। इसी तरह खाली पेजेस होते हैं और बगल में मार्जिन होता है, मार्जिन में आपको नहीं लिखना होता है। और जिस तरह बोर्ड में लिखते हैं इसी तरह जो बोर्ड एग्जाम्स आपने दिए थे उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना होता है। और इसके बारे में आगे और डिटेल में डिस्कस करूँगा पेपर 2 में क्या क्या आता है।
पेपर 1 है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, यह होता है 250 मार्क्स का, और पेपर 2 होता है 200 मार्क्स, यह 3 घंटे में होता है। और ये जो 250 मार्क्स का जो पेपर होता है पेपर 1, यह 2 घंटे का होता है। अब इस 2 घंटे में अपने को 120 क्वेश्चन आते हैं, 125 क्वेश्चन। 125 क्वेश्चन आपको 2 आवर में करने होते हैं, और यहाँ पर 3 घंटे का यह पेपर 2 होता है। अब पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप है तो पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो पहला ज्योग्राफी, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा पॉलिटी, चौथा इकोनॉमिक्स, पांचवा साइंस एंड एनवायरनमेंट। बेसिकली एनवायरनमेंट के काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन साइंस इसमें मेजर चंक है। अब साइंस के लगभग आते हैं इसमें 25 से 30 क्वेश्चन। अब एक थोड़ा सा इसमें पैटर्न में चेंज हुआ है जो कि मैं आपको बताऊंगा। मैथ्स और रीजनिंग के भी लगभग 5 और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के। डिफेंस के कुछ 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन, डिपेंड करता है डिफेंस और इसरो और साइंस, बेसिकली मतलब जो अभी टेक्नोलॉजी में चल रहा है वह लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर का भी एक थोड़ा चंक होता है, और डिपेंड करता है करंट अफेयर, जैसे इस बार 2023 में इतनी करंट अफेयर आई नहीं थी, थोड़ी बहुत रहती है। और करंट अफेयर जो एनवायरनमेंट का सेक्शन होता है वह करंट अफेयर में काउंट कर लिया जाता है, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर आप 2023 के पेपर में देखेंगे, 2022 नहीं 2023, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया तो 2023 का भी अटेम्प्ट मैंने दिया है, तो 2023 में करंट अफेयर में एनवायरनमेंट के क्वेश्चन डाल दिए गए थे। तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन काफ़ी टफ आए थे इस बार। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं एनवायरनमेंट में, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। अगर एनवायरनमेंट आ गई है करंट अफेयर बेस्ड तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इनको टैकल करना। यह सिर्फ यही नहीं है, सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी सेम है। अब सब्जेक्ट के रिसोर्सेज क्या क्या हैं, ये जो इतने सब्जेक्ट मैंने बताए हैं इनके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको आप फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर फैच कर सकते हैं। अब NCERT अगर ज्योग्राफी की बात करूँ, ज्योग्राफी एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है CAPF में। अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है तो ज्योग्राफी से आप काफ़ी हद तक स्कोर कर सकते हैं। डिपेंड करता है, ज्योग्राफी क्वेश्चन लगभग 15 से 20 आते हैं। उन 15 से 20 क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको फिजिकल ज्योग्राफी के मिलेंगे, और थोड़ा बहुत मैप बेस्ड सेक्शन होता है, जो कि आप एक अच्छी कोई भी मैप की बुक को आप फॉलो करें, और क्लास 12th जो बुक है उसको आप फॉलो करें, और क्लास 11th। अब देखिए, अब NCERT मैंने बताई है, क्लास 11th NCERT ये है मदर ऑफ ज्योग्राफी। अभी मदर ऑफ ज्योग्राफी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम ही नहीं है, इसके अलावा CDS में भी मैंने देखा है, प्लस CSE का जो एग्जामिनेशन है। हालांकि अब ये बुक बेस्ड नहीं रहा है, परंतु जो फंडामेंटल है वे काफ़ी हद तक यहीं से निकल के आते हैं। तो CSE और CDS इन दोनों में फिजिकल ज्योग्राफी का बहुत क्रिटिकल रोल है। अगर आपकी फिजिकल ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है तो आगे आपको फिर जो ज्योग्राफी है उसे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो फिजिकल ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से करनी है क्लास 11th की। मैंने इसके लगभग 3 रिवीजन किए थे, 3 से 4 रिवीजन। तो आप इसे जितना अच्छे से कर लेंगे, 3, 4, 5 रिवीजन, तो उतना ही आपकी स्ट्रॉन्ग होगी फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में ही शायद इंडियन ज्योग्राफी की भी बुक है, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैप जो हैं इसके, अगर आप खुद से जो मैप आते हैं जो बाज़ार में मिल जाते हैं शायद 1 रुपये के, या फिर पूरी बुकलेट आती है मैप की, तो अगर आप ले लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैप आप प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस करके आपको मैप काफ़ी ठीक से आ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं, अब जैसे आप मैप में ही अभी नेशनल पार्क हैं, या फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, या फिर जो माइंस हैं, मिनरल हैं, इन सब को आप खुद ही मैप में जो पढ़ा है उसको आप डिमार्केट करते जाएं, आप उसको लिखते जाएं, और यह आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। जब आप रिवाइज़ करते हैं तो आप जल्दी मैप पढ़ लें, मोर देन सफिशिएंट होता है। ऐसे ही क्लास 12th में पार्ट 1 और पार्ट 2 के कुछ सेलेक्टिव हैं चीज़ें जो आपको पढ़नी है, खासकर माइंस से रिलेटेड चैप्टर है, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइंस वगैरह से रिलेटेड हैं। और कुछ एक चैप्टर हैं जो मतलब बेसिकली आप ऊपर से अगर आप पढ़ लेंगे, क्लास जो 12th की पार्ट 1 और पार्ट 2 है, तो वो काफ़ी हद तक कवर कर देगा। क्योंकि मैंने 2023 का जो अटैम्प्ट है जो अभी रिसेंटली हुआ है, उसमें मैंने देखे थे 2-3 क्वेश्चन थे जो क्लास 12th की जो NCERT उससे आए हैं। तो पैटर्न है, UPSC कभी भी पैटर्न चेंज कर सकता है। आप अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए, आपको करना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप फैच कर पाएँ पेपर 1 में, क्योंकि पेपर 1 एक ऐसा है जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। अगर आपके पेपर 1 में मार्क्स अच्छे हैं तो अपने आप इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा सिक्योर हो जाते हैं कि हाँ, मतलब मैं इंटरव्यू में थोड़ा सा अच्छे से करके आ सकता हूँ इंटरव्यू। और कहीं ना कहीं एक दिमाग में रहता है, साइकोलॉजिकल चीज़ है कि यार मेरे तो पेपर 1 में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मुझे तो इंटरव्यू में मतलब बना के रखनी है। बस रिदम बनाएंगे तो अपना सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। रैंक के बारे में हम ज़्यादा ना सोचें। तो पेपर 1 जो होता है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, क्योंकि अपने को बस पेपर 1 के ही मार्क्स पता लग सकते हैं हमारे कितने आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पेपर 1 में फैच करें। इसके अलावा कुछ सिलेक्टिव है जो आप GC लियोंग से कर सकते हैं। बेसिकली GC लियोंग
में सेलेक्टिव ही आप पढ़ें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वह काफ़ी मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं जो सिविल सर्विसेज के हिसाब से बनाई गई हैं, और आप CAPF के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो बेटर है कि आप सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लें। और जो डायग्राम बुक में दे रखे हैं, अब जैसे डायग्राम उसमें काफ़ी अच्छे डायग्राम दे रखे हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है जो वोल्केनो के जो डायग्राम हैं, वोल्केनो वगैरह के जो डायग्राम हैं वह काफ़ी हद तक अच्छे दे रखे हैं। वोल्केनो के अलावा जो कोपेन की जो क्लाइमेटोलॉजी है, जो टेक्सोनॉमी है, वह ठीक से एक्सप्लेन नहीं की गई है इसमें जो हमारी NCERT है। तो कोपेन से अलग जो क्लाइमेटोलॉजी है, जो कि जैसे सूडान टाइप क्लाइमेट है और मरीन टाइप क्लाइमेट है, तो ये सब आपको क्लाइमेटोलॉजी में मिल जाएंगे। बेसिकली अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना तो सिर्फ और सिर्फ आप डायग्राम कर लें, और बेसिक जो उसमें जो बार दिए हुए हैं, उसमें जो डायग्राम्स हैं या फिर जो बगल में जो थोड़ा बहुत जो डेटा दे रखा है, बेसिकली पूरे टाइम रेनफॉल होती है कि नहीं, ईयरली रेनफॉल, और जो वेरिएशन है टेम्परेचर का, कितना वेरिएशन है, किसमें कितना वेरिएशन है, वह याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये याद रखना है कि किसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन है और किसमें सबसे कम वेरिएशन है। एक दिन में वेरिएशन किस जगह सबसे ज़्यादा, किस क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा होता है, और ईयरली वेरिएशन किस क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा होता है। यह सब चीज़ें आप देख सकते हैं, बगल में जो चार्ट वगैरह होता है दे रखा होता है, बस आप उससे डिड्यूस कर लें चीज़ें, तो वह काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो मैप सेक्शन है पूरी बुक में, तो आप मतलब ज़्यादा नहीं है उसमें, तो आप पास टाइम है तो आप उसे कर लें तो अच्छा रहेगा। और जो क्लाइमेट की जितनी भी, जैसे सूडान टाइप है, अब सूडान टाइप में आपको वहीं पर नीचे मैप दे रखा होगा इसी चैप्टर में, तो आप मैप में जो मैप दे रखा है चैप्टर में, आप उसे ठीक से कर लें। और हो सके तो जो एटलस आपके पास है उसमें आप मार्क कर लें, और एटलस नहीं है तो आप मैप में ही मार्क कर लें, तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, याद रहेगा। और जो बेसिक फीचर हैं, जैसे मेडिटेरियन क्लाइमेट है, तो मेडिटेरियन क्लाइमेट में कौन कौन से फल उग रहे हैं, कौन कौन से फल मतलब उगाए जा रहे हैं, और साथ साथ में उनका बेसिक रीजन क्या हो सकता है। ट्रक फार्मिंग वगैरह, जैसे ट्रक फार्मिंग है वह क्लास 12th में भी दे रखी है यहाँ पर, और शायद GC लियोंग में भी दे रखी है। तो और शायद एक आध क्वेश्चन भी आया CAPF में, CDS में मुझे ठीक से याद है, CDS में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप मतलब जो बोल्ड लेटर दे रखे हैं GC लियोंग में, आप उन बोल्ड लेटर्स को भी जो रेड ऑरेंज शायद है, हाँ ऑरेंज वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो उनको आप देख लें एक बार, तो वो अच्छा रहेगा। उसके अलावा कोई भी आप एक एटलस फॉलो करें और उस एटलस को बिल्कुल रंग दें, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। शॉर्ट नोट्स आप खुद भी चिपका लें, बेटर है कि आप शॉर्ट नोट्स चिपकाएंगे। इसका फ़ायदा होता है कि लास्ट में जब रिवीजन का टाइम आता है, फिर मैंने तो अपनी फिजिकल ज्योग्राफी भी मैप पे चिपका रखी थी, जो छोटे नोट्स लगाकर, स्टिकी नोट्स, और लास्ट में उसी को रिवाइज कर गया था, क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं था। मैंने ऑक्सफोर्ड की एटलस यूज़ की थी, आपको लगे तो आप जो शायद ओरिएंट की भी आती है, ब्लैक स्वॉन शायद, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ तो भाइयों, अभी हिस्ट्री का जो सेक्शन है वह भी काफ़ी स्कोरिंग होता है और काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल भी है, क्योंकि UPSC आजकल पता नहीं हिस्ट्री के क्वेश्चन कहीं से भी बन जाते हैं, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री के। तो मतलब CAPF में एक चीज़ है कि अगर आप थीम्स फॉलो कर रहे हैं क्लास 12 की थीम है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो काफ़ी हद तक आपका जो सिलेबस है वह कवर हो जाएगा। खासकर मेडिवल का जो सेक्शन मुझे याद है, 2020 का मुझे पेपर अच्छे से याद है, 3 क्वेश्चन डायरेक्टली बाई बर्ड टू बर्ड उठाए गए थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, इस तरह से, और वह बिल्कुल वर्ड टू वर्ड उठाए गए थे। तो अगर आप थीम्स कर लेते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो कहीं ना कहीं आप मतलब सेटिस्फाई हो जाएंगे कि CAPF एटलीस्ट CAPF का जो एग्ज़ाम है उसे आप टैकल कर पाएंगे। इसके अलावा 6th, 7th और 8th क्लास की जो बुक है वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये NCERTs मैंने बताई हैं आपको कि आप NCERTs यह कर लें, और ये क्लास 12 की 3 थीम्स हैं। इसके अलावा जो मैंने रेफरेंस बुक यूज़ की थी, और आप भी इन्हें कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम को आप चूज़ ही होकर पढ़ सकते हैं। और अगर टाइम कम बचा है तो लास्ट में जो सबसे लास्ट में कुछ पेजेस होते हैं, जो अपेंडिक्स हैं और जो समरी वगैरह हैं, वो आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो मैं तो लास्ट में जो रिवाइज़ करना होता था, रिवाइज़ के टाइम पर मैं क्या करता था, जो स्पेक्ट्रम के जो लास्ट पेजेस हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जिसमें टेबल वगैरह दी हुई होती हैं, और एक मतलब कौन कौन से रिवॉल्ट हुए, कौन किसने लीड किया, बुक वगैरह हैं, वह सब बिल्कुल छोटा उसमें दे रखा है स्पेक्ट्रम में। जो लास्ट में मैं क्या करता था, उसको रिवाइज़ करके चला जाता था स्पेक्ट्रम की बुक को, जो लास्ट वाले पेजेस होते हैं लास्ट में जो रिवीजन के लिए, तो आप ऐसा करें। और एंशिएंट के लिए मैंने तमिलनाडु की जो बुक थी वह पढ़ ली थी, और मेडिवल के लिए मैंने यार ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा किया था, क्योंकि मेडिवल की बुक मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रही थी सतीश चंद्र सर की, तो मैंने जो मेडिवल है वह ऑनलाइन से ही पढ़ लिए हैं। काफ़ी चैनल हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने तो एक पर्टिकुलर टीचर है, मैंने उन्हीं से की थी। उसके अलावा आप रिवाइज़ करने के लिए, अगर एंशिएंट हिस्ट्री आपको रिवाइज़ करनी है, मैंने मॉडर्न का पहले बता दिया है, लास्ट में जो रिवाइज़ करना है, तो मैं ल्यूसेंट को काफ़ी प्रेफर करता था, क्योंकि ल्यूसेंट में जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छे से समझाई गई है, काफ़ी समझाई गई है, वह नोट्स ही हैं और बहुत डीप में है, बहुत अच्छे नोट्स हैं।
तो एंशियंट हिस्ट्री खासकर मैं प्रेफर करता था कि ल्यूसेंट से एक एक वर्ड में याद कर लूँ, क्योंकि उसमें एक एक वर्ड के हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं। कुछ जो 1 वर्ड होते हैं, 2 वर्ड होते हैं, अगर आपने एंशियंट कर रखी है, एंशियंट हिस्ट्री अगर ल्यूसेंट से कर रखी है तो काफ़ी हद तक आप टैकल कर लेंगे उसे। जैसे इस बार 2023 के पेपर में और 2022 का जो एग्ज़ाम था, जो 1 वर्ड आए थे हिस्ट्री के, मैंने शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो मैंने ल्यूसेंट में नहीं देखा, बाकी मुझे तो मिल गए थे ल्यूसेंट वाले। और मेरी वैल्यू मैंने वहीं से पढ़ी है, और यहाँ पर तो हिट एंड ट्रायल लगता है मुझे, क्योंकि हिस्ट्री मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, पॉलिटी यहाँ पर ये मतलब बहुत स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। थोड़े से टफ क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत स्कोरिंग है। अगर आपने ठीक से कर रखा है ना, तो शायद ही है कि आप एक या 2 ही क्वेश्चन गलत करके आओ, तब सब स्कोरिंग है। आप इसे बहुत अच्छे से करें। तो जस्ट फॉर द टेस्ट मैंने क्लास 11th की जो NCERT थी वह की थी, और उसमें भी जो पार्ट 2 होता है, जो थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, शायद पार्ट 2 भी मैंने किया था। हालांकि वह CAPF में नहीं आता है, CSE में आता है वह, तो CSE के हिसाब से मैंने वो पार्ट 2 भी किया है। और जो कर रहे होंगे CSE की प्रिपरेशन साथ साथ में CAPF की और CDS की, तो अच्छा, अगर आपके पास में टाइम है और अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कर सकते हैं, पार्ट 2 भी कर सकते हैं 11 का, और नहीं तो पार्ट 1 मोल्टन सफिशिएंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लास 11 आप करें, बहुत अच्छा है। और ऊपर से देख लें, और खासकर जो उसकी टेबल है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब लक्ष्मीकांत है, आपको लक्ष्मीकांत को रट लेना है। मैंने लक्ष्मीकांत लगभग 6 से 7 बार की है, और लक्ष्मीकांत पे ही मैंने मतलब इतने नोट्स बना रखे हैं कि बुक में ही, क्योंकि वह खुद ही इतनी हेक्टिक बुक है, इतनी बड़ी बुक है कि आप एक बार में पढ़ने बैठोगे खुद थक जाओगे। तो बेटर है कि आप पहली रीडिंग लगाओ। तो पहली रीडिंग में तो मैंने शायद लाइन भी नहीं की थी, दूसरी रीडिंग मैंने लाइन की, तीसरी रीडिंग में मैंने वो सर्कल बनाना शुरू कर दिया था, चौथी रीडिंग मैंने उस सर्कल को भर दिया था, 5वीं रीडिंग में मैंने शायद पेन का यूज़ किया था, 6वीं रीडिंग में मैंने जो हाईलाइटर होता है उसका यूज़ करना शुरू कर दिया। तो अब पे काली पीली होगी तो आप मतलब लक्ष्मीकांत को आप जितनी बार कर लेंगे आपको हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। फिर चाहे वह CDS हो, CAPF हो, CSE हो, या फिर स्टेट की जो PCS के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सब में आपको ये काम आता है। लक्ष्मीकांत आप कर लें, मोर देन सफिशिएंट है। कुछ लोग TD वासु भी करते हैं, बट क्योंकि मैंने उसको नहीं पढ़ा तो मैंने उसको रिकमेंड भी नहीं किया। इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लास 11th की जो बुक है मोर देन मतलब काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी हद तक जो 2-3 क्वेश्चन, शायद 3 क्वेश्चन, अगर 3 या 4 क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स के क्लास 11th की जो NCERT है वहाँ से आ जाते हैं। इसके अलावा क्लास 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक की बुक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है ना, वो मैंने ठीक से की है। CDS में भी काम आती है, CDS एग्जामिनेशन में, और इसके अलावा CAPF में भी काम आती है। अब इन 2 एग्ज़ाम के अलावा मैंने माइक्रो इकोनॉमिक मतलब कोई और एग्ज़ाम में कहीं कुछ काम आए तो उस हिसाब से मैंने की थी। बाकी मैंने थॉरली किया है मैक्रो इकोनॉमिक है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नॉन आर्ट बैकग्राउंड या फिर जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी उसको समझ में नहीं आती है। मैंने किया तो था पर ऊपर से किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि मेरे इंजीनियरिंग के टाइम पे फिर ये सब्जेक्ट आ गया था दोबारा से, तो मैंने वहाँ पर ठीक से कर लिया था। ऐसे जिन्होंने नहीं किया है तो उनके लिए मैंने तो जैसे रेफरेंस में बता देता हूँ। जैसे रेफरेंस में मैंने मृणाल सर के हैंड आउट थे उनको किया था, उसी में माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो कॉन्सेप्ट जो कि इसमें आए हुए हैं CDS एग्ज़ाम में या फिर CAPF एग्ज़ाम में। अभी तो 2 क्वेश्चन यानी शायद 1 क्वेश्चन पिछले साल आया था, पिछले साल आया था CSE के एग्जामिनेशन में भी आ गया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप ऊपर से कर लें, और अगर हैंड आउट मिल जाए तो हैंड आउट से कर लें, बहुत अच्छा है। जैसे साइंस है, अभी साइंस ना बहुत बड़ा पोर्शन ले सकता है इस एग्जामिनेशन में। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास में आते हैं साइंस के। अभी साइंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मान लेता हूँ, वह भी आ जाती हैं। और सबसे पहले तो NCERT करनी है, जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको NCERT करनी है। क्लास 9th और 10th रिवाइज करना होगा, क्योंकि उन्होंने 10th क्लास तो पढ़ी ही होगी, तो 9th और 10th और बहुत अच्छे से कर लेनी है आपको। इसके अलावा जो रेफरेंस है ना, वो ल्यूसेंट का जो साइंस सेक्शन है बहुत अच्छा है। खासकर मतलब मैं क्योंकि नॉन बायो बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं बायो 9th और 10th में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी थी। मैंने ल्यूसेंट जो है वो बहुत अच्छे नोट्स हैं असल में, मैं तो कहूँगा। तो बायो जो है ना वो बहुत अच्छे से दे रखी है, आप उसे बहुत अच्छे से करें। बायो को केमिस्ट्री फिजिक्स तो काफ़ी बास्ट है 11th-12th की भी, और उसमें ज़्यादा दे नहीं रखा है, मैंने ल्यूसेंट का पढ़ा है। बेसिकली जो छोटे नोट्स हैं, फॉर्मूले हैं, फंडा हैं, थोड़ा बहुत वो देख सकते हैं आप। अच्छा है रिवाइज करने के लिए लास्ट में ल्यूसेंट। अगर आप साइंस सेक्शन पूरा कर जाओगे तो एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से आप आराम से 15 से 20 क्वेश्चन आप हैंडल कर लोगे, कोई मतलब ऐसा इशू नहीं आएगा। मैथ का जो सेक्शन है, जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड या फिर नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए क्लास 9 क्लास 10 आप कर सकते हैं फॉर द सेफ प्ले, क्योंकि ये CDS एग्जामिनेशन में भी आता है। जो मैथ का पेपर होता है काफ़ी हद तक जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उधर, और खासकर जो मैथ के सेक्शन में जो जियोमेट्री का जो सेक्शन होता है, जियोमेट्री के सेक्शन में जो एग्जांपल्स होते हैं NCERT में गिवन होते हैं ना, उनके जो डायरेक्ट फार्मूले आ जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूले, और साथ में जो डेरिवेशंस 9th और 10th में होती हैं मैथ के बुक में, उन्हीं डेरिवेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उधर। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि अगर ये सर्कल है, इसमें ये ट्राइंगल बनना है और इस
ट्रायंगल अगर ये डायमीटर है ये 90 होता है। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन घुमा कर देगा, बस वो इसी को घुमा फिरा कर और पूछता इसी प्रॉपर्टी को। अभी डेरिवेशन है, अगर किसी ने पढ़ा है 9th और 10th में डेरिवेशन करके आया तो इसे याद आ जाएगा। तो 9th और 10th की जो NCERT है मैथ की वो आप कर सकते हैं, खासकर जो डेरिवेशन है एटलीस्ट उनको आप ऐसे फॉर्मूला ले सकते हैं। मैंने तो शॉर्ट नोट्स ऐसे बना लिए थे फिर भी, जबकि मेरा मतलब मैथ्स बैकग्राउंड है फिर भी मैंने किया था। तो CDS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा FCAT का भी एक मेजर चंक है इसमें मैथ का। FCAT के अलावा जो आजकल तो हालांकि अभी CSE में तो काफ़ी हद तक अनप्रेडिक्टेबल हो गया है CSET का जो एग्जामिनेशन है, फिर भी मतलब एक बेसिक करने के लिए आपको बहुत अच्छा है कि आप 9th और 10th की कर लें बुक। और CAPF तो है ही। अब मैंने इसके अलावा क्या किया था, मैंने मतलब इस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। मैंने CDS, CAPF और CSET तो मैंने जस्ट फन इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ पर इसके फॉर्मूले बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं आते और ना पहले आ रहे थे। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करेगा और मेंटल प्रेजेंस आपकी चेक करेगा। और मतलब इसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप मतलब इन क्वेश्चन को बना पा रहे हो तो एटलीस्ट आप में मेंटल जो अलर्टनेस है वो बहुत अच्छी है। CSET के जो CSE का CSET का जो पेपर होता है, आप फॉर्मूला बेस्ड जो एग्जामिनेशन है CDS और CAPF, इन दोनों एग्जामिनेशन में आपको जो प्रीवियस ईयर हैं PYQ तो 2014 से आए हुए हैं। इवन अगर मतलब जिसको लग रहा है कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो फिर 2011 से भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस अगर आप करेंगे इन क्वेश्चन की 2014 से 2011 के बीच जो 2011 से 2023 तक का जो पेपर है, सारे के सारे मैथ का जो सेक्शन है आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। रीजनिंग का जो पोर्शन है उसको आप सॉल्व कर लें और उसके जो आंसर्स हैं बेसिकली आंसर की आप चेक कर लें आपके आंसर सही आ रहे हैं नहीं आ रहे, या कोई और कोचिंग का मटेरियल जिसने ऐसा सॉल्व करा रखा आप देख लें, वह ठीक रहेगा आपके लिए। और बेसिकली आप अगर सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे तो भाई लगभग रिपीट हो रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा पैटर्न इधर मैथ में भी चेंज किया है। इस बार का थोड़ा मैथ का जो पोर्शन था वो काफ़ी लेंदी था। 2023 की बात कर रहा हूँ। 2022 में ईजी आया था मैथ का जो सेक्शन है। 2021 में मैंने चेक किया है जो 2021 में ईजी आया था। 2020 में थोड़ा सा टफ आया था जो मैथ का सेक्शन था। तो कम ज़्यादा कोई ना कोई पोर्शन हमेशा ही कोई टफ होता है कोई इजी होता है। तो वो आपको वहीं पर एट द मोमेंट देखना है कि यार ज़्यादा टफ है, चलो ठीक है आगे। ये तो स्ट्रेटजी मैं आगे बता दूंगा कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। अब RS अग्रवाल भी आप कर सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो RS अग्रवाल भी कर सकते हैं। अभी जो एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है, एनवायरनमेंट में बेसिक कन्वेंशन करने, क्योंकि एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल होता है। कन्वेंशन के क्वेश्चन आपके हमेशा से बनने चाहिए। इसके अलावा स्पीशीज़ के क्वेश्चन आपके बन जाए क्योंकि वो न्यूज़ में है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें। आप न्यूज़पेपर से आपको जो स्पीशीज़ मिल जाए आप उन्हें कर लें, एंडेंजर्ड कर लें, और जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उन्हें कर लें आप। और जो बेसिक जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं, नेशनल पार्क की जो स्पीशीज़ है, फ्लैगशिप स्पीशीज़ कौन सी है, कीस्टोन स्पीशीज़ कौन सी है इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क की, वैसा आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब काफ़ी सही रहता है। जैसे इस बार चिलिका लेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था कि इरावदी डॉल्फिन वहाँ की फ्लैगशिप स्पीशीज़ है और ऐसा कुछ करके 2023 में क्वेश्चन है। तो स्पीशीज़ से रिलेटेड आ गया। बेसिक कन्वेंशन से रोटरडेम कन्वेंशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार आया। तो कन्वेंशन से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख सकते हो, स्पीशीज़ से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, जो क्वेश्चन बनने के लिए पैदा हुए हैं, मतलब जो बन गए हैं और उनके आंसर बिल्कुल पैदा नहीं होंगे। जैसे वो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब करंट अफेयर में अगर एनवायरनमेंट आ जाती है ना तो वो बहुत हार्ड हो जाते हैं वो क्वेश्चन। तो बेटर है कि आप उनको या तो लीव कर दें या फिर आपने इतना ज़्यादा पढ़ा हो न्यूज़पेपर कि आप उन क्वेश्चन को कर लें। तो जैसे 2023 का पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी हद तक चीज़ें आई हैं जो एनवायरनमेंट में। तो जब मेडली बन जाती है क्वेश्चन की एनवायरनमेंट के करंट अफेयर की तो बहुत काफ़ी टफ हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप वहाँ पर सेफ प्ले करें। ज़्यादा वहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि आप गैस करके आ रहे हैं तो वहाँ पर समझ में नहीं आएगा गैस करना। करंट अफेयर है, अभी करंट अफेयर के लिए क्या करना है, एक करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी हद तक मिथ होती है। वहाँ पर मैं आगे मैंने वैसे मेंशन किया, आप देख लेना, मैं बता दूँगा करंट अफेयर से रिलेटेड। अभी न्यूज़पेपर आप फॉलो कर रहे हैं ना तो आपको करंट अफेयर से डर नहीं लगना चाहिए। करंट अफेयर आ जाएगी हाय रे तौबा क्या होगा क्या नहीं होगा। करंट अफेयर में बेसिकली डिफेंस आता है यार, डिफेंस से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2022 में आया था कि हमारे पास में कौन कौन से हेलीकॉप्टर हैं, जो मतलब कौन कौन से हेलीकॉप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें चीता दे रखा था और शायद रुद्र दे रखा था, मुझे पक्का याद नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन था। और मतलब कुछ पर्टिकुलर मिसाइल हैं जो कैरी कर सकते हैं तो कुछ था। और एक क्वेश्चन था कि मतलब ट्विन इंजन कौन सा जेट है इनमें से हमारे पास, ऐसा एक क्वेश्चन भी आया था पिछली बार। तो ये सब क्वेश्चन ना आपको डिफेंस रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो कर रहे हैं ना तो आपको मिल ही जाएंगे वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं। और एक शायद एक क्वेश्चन पिछली बार ही आया था, और खासकर एक ऑपरेशन पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। 2023 में भी आया है ऑपरेशन कावेरी है शायद, जो कि पूछा गया था। और वैसे पिछले साल जो ऑपरेशन कावेरी इस बार पूछा गया है, पिछली बार पूछा गया मुझे ठीक से याद नहीं है, ऑपरेशन दोस्त वगैरह है, ऐसे मतलब ऐसे ऑपरेशन है ना, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ नहीं पूछा गया तो शायद सीडीएस में पूछा गया ऑपरेशन दोस्त, पक्का नहीं है, लेकिन हाँ ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इजीली प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं एक पास्ट पैटर्न पर कि ऑपरेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं CAPF या फिर CDS एग्जामिनेशन, तो आप करके जाएँ वो अच्छा है।
मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं, जो कि करंट अफेयर में भी आते हैं। अगर आप उन्हें कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी डिफेंस न्यूज़ जो है या फिर इंटरनल सिक्योरिटी से तो कहीं ना कहीं लिंक है, क्योंकि एग्जामिनेशन इसी चीज़ का है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना काफ़ी लाजमी है। और कौन सा मान लेते हैं, नेवी से रिलेटेड काफ़ी हद तक चीज़ें अभी भी पूछी जा रही हैं और पहले भी पूछी जाती थी। नेवी का कौन सा जहाज़ है जो एक कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया, या फिर कोई एक टॉर्पीडो है जो अभी लॉन्च किया गया, या फिर कौन सा रिलेटेड जो सबमरीन है जिसे लॉन्च कर दिया गया, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप करंट अफेयर में जो डिफेंस रिलेटेड सेक्शन है उसे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और न्यूज़पेपर आप फॉलो करें तो आप करंट अफेयर नहीं लगेगा। अब लास्ट में आपको करंट अफेयर कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। ऐसा मतलब धीमे धीमे अभी पढ़ते जाइए, करंट अफेयर से डरना नहीं है। और लास्ट में आपको रिवाइज कैसे करना है, देखिए आप कोई भी कोचिंग फॉलो कर लीजिए, ठीक है। या लास्ट में कोई भी आप देखना सबकी सब कंपाइलेशन निकालते हैं, तो आप कोई भी कंपाइलेशन उठाइए ईयरली। वो असल में क्या होता है ना, वो अगर आप मंथली देखेंगे कोई भी मैगजीन तो बार के दे रखा होता है। बेटर है कि आप कंपाइलेशन देखें। तो लास्ट में मैं तो यही करता था, कंपाइलेशन देख लेता था। वो कुछ आता था 51-52 पेज का या फिर 55 पेज का जाता था, 60 पेज का। 60 पेज में ना पूरी ईयरली आ जाती थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी। छोटे लिखते हैं उसमें और सारा हो जाता है। क्योंकि आपने साल भर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको कंपाइलेशन याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली ये रिवाइज करेगा जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है और आपने सब कुछ पढ़ा होगा। तो कंपाइलेशन आता है, कंपाइलेशन वीडियो भी निकालते हैं, जिसमें मैराथन क्लास बोल देते हैं कुछ लोग। तो मैराथन क्लास आप कर लें तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर वो कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा करंट अफेयर के लिए। अब देखिए पेपर टू में बेसिकली ऐसे आते हैं, ऐसे आएंगे 4। ये पेपर होगा 200 मार्क्स का, पेपर रहेगा 200 मार्क्स का। काफ़ी स्कोरिंग है इस बार तो, शायद किसी के शायद 130 से भी ज़्यादा मार्क्स गए हैं 2022 में। तो काफ़ी हद तक स्कोर करने लग गया, जबकि 2019 मुझे याद है 2019 में शायद 110 मार्क्स मैक्सिमम मिलते थे। अभी तो 134 135 भी मार्क्स मिलेंगे बच्चे को। काफ़ी स्कोरिंग है। 200 मार्क्स से आप इतने मार्क्स ला रहे हो यार, तो मतलब आप बहुत एज पर हो, ऑलरेडी एज पर हो। तो 4 ऐसे आए, तो 4 ऐसे आपको लिखने होंगे, हर एक ऐसे 300 वर्ड का होगा। और जो ऐसे आते हैं वो 6 आते हैं, 6 में से आपको 4 करने होते हैं। इसके अलावा आर्ग्यूमेंट आते हैं। अभी आर्ग्यूमेंट मैं आपको प्रोस मतलब फॉर द मोशन बोलूँगा मैं, और अगेंस्ट द मोशन। जैसे इस बार का जो आर्ग्यूमेंट मुझे याद आ रहा है वह शायद GM क्रॉप के लेकर था, कि GM क्रॉप अच्छी हैं या बुरी, मतलब अच्छी हैं हमारी और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए ज़रूरी है, ऐसा कुछ था एक क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट में। तो मतलब इस पर आपको पॉजिटिव भी देने होंगे, नेगेटिव भी देने होंगे। तो इसका लिखने का एक स्टाइल होता है कि आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर लिखें फॉर द मोशन, इसमें आप 3-4 पॉइंट देते हैं, फिर उसके बाद अगेंस्ट द मोशन, उसमें आप 3-4 पॉइंट देते हैं, तो हो गया आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट और इसके अलावा एक ये आता है प्रेस डे। ये प्रेस आता है 15 नंबर का। अब 15 नंबर का जो प्रेस होता है, मान लेते हैं प्रेस का मतलब होता है कि आपको मानो 400 वर्ड का कोई एक पैराग्राफ दे दिया, 400 वर्ड के पैराग्राफ को 1/3 बनाना होता है। तो आपको वे 1/3 में जो 400 को डिवाइड कर देंगे 1/3 से इतने वर्ड्स में आपको लिखना होता है प्रेसे के लिए ना। उसी जो आपकी बुकलेट होती है इसी में इस तरह ब्लॉक दे रखे होते हैं ये। अब आपका एक ब्लॉक में एक शब्द आपको लिखना होता है, एक ब्लॉक में एक। और लास्ट में जैसे मान लेते हैं कि मान लें कि 450 का आया, मतलब 450 वर्ड का, तो 450 का 1/3 हो जाता है 15, मतलब 150। तो 150 वर्ड, तो यहाँ पे जब 149 वर्ड आप लिख दोगे तो उसके बाद में यहाँ पे आप लिखोगे 150 वर्ड्स, काम खत्म। 150 वर्ड्स में आपने वो प्रेसे बना दिया। कंप्रेंशन होता है, एक कंप्रेंशन दिया हुआ होता है, और कंप्रेंशन को आपको रीड करके यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे होते हैं। जैसे यार आप अंतिम पैसेज किया करते थे बोर्ड के टाइम पे, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा होगा, ये इसका आंसर यहीं पे होता है। लेकिन इस बार ना एक पैटर्न में चेंज किया है कि इससे पहले क्या होता था 2022 तक, मुझे याद है 2022 तक डायरेक्ट क्वेश्चन आया करते थे। जैसे 2022 में क्वेश्चन वो हिमालय को लेकर कुछ एक क्वेश्चन आया था कि जो बर्फ़ है, बर्फ़ के नीचे प्लास्टिक वगैरह दब जाती है और बाद में निकलती है, जैसा कुछ का क्वेश्चन था कंप्रेंशन, और उसके ऊपर मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन थे। इस बार क्या किया है उन्होंने, बिल्कुल ऐसा कंप्रेंशन दिया जैसे कि सिविल सर्विसेज CSE में आता है। मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं थे उसके, आपको घुमा फिरा के उसका जवाब देना था, ऐसा सीन था इसमें इस बार कंप्रेंशन में। तो मतलब कंप्रेंशन भी अभी अच्छा हो गया है इसमें, और काफ़ी लेंथी आया था, मतलब जो आंसर है ना इसके वो काफ़ी लेंथी आए थे, ऐसा सीन है। इसके बाद में अभी रिपोर्ट राइटिंग 2 रिपोर्ट लिखनी होती है, हर एक रिपोर्ट 10 मार्क्स की होती है। रिपोर्ट राइटिंग कैसे आएगी आपको, तो अभी मैं अभी आपको बताऊंगा। रिपोर्ट राइटिंग में आपको लगभग 200 वर्ड की रिपोर्ट राइटिंग, ऐसा कुछ लिखा तो शायद मुझे इतना याद नहीं होता है, लेकिन फिर भी 2 पेज मिलते हैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए, आपने लिखना होता है। रिपोर्ट में वही है, आपको जो भी मतलब दे रखा है, कोई भी एक टॉपिक दे दिया। जैसे 2021 का मुझे याद है शायद वो बंगाल में वायलेंस हुआ था इलेक्शन के टाइम पे, उस पर आई थी रिपोर्ट राइटिंग। तो उसको आप लिखेंगे यहाँ पे जो हेडिंग वगैरह है, हेडिंग लिख के फिर आप मतलब स्पेशल करस्पॉन्डेंट, कुछ लोग XYZ भी लिखते हैं। और चूँकि मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करता हूँ तो इंडियन एक्सप्रेस में अमूमन यहाँ पे स्पेशल करस्पॉन्डेंट या फिर
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से कुछ करके दे रखा होता है, तो मैं लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे डेट और फिर मतलब कौन सी जगह है, जैसे दिल्ली, उसको मैं लिखना शुरू कर दिया। अब इसमें आपको अपना ओपिनियन नहीं देना होता है, जो डेटा बेस होता है चीज़ें वही सब लिखनी होती हैं, मतलब ऐसा है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। इसके अलावा ग्रामर का जो सेक्शन है, जो ग्रामर का जो सेक्शन होता है वह 25 नंबर का होता है, जिसमें जो ग्रामर का सेक्शन आता है। अभी 25 मार्क्स जो होते हैं ना, वह काफ़ी हद तक आप स्कोर कर सकते हो आपकी ग्रामर अगर अच्छी है तो। ग्रामर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करने। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे ग्रामर के। जितना भी पेपर 2 में ग्रामर के क्वेश्चन अभी तक 2011 से लेके अब तक आए हैं, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए हैं, और खुद से नहीं सॉल्व किए हैं। मतलब मैं किसी भी कोचिंग का जो मटेरियल है उसे रेफ़र कर लेता था, और कोचिंग का मटेरियल भी रेफ़र नहीं किया। तो जैसे यूट्यूब पे ही काफ़ी हद तक लोगों ने 2021 से लेके अब तक के जो पेपर हैं CAPF को सॉल्व करके रखा हुआ है। मैंने शायद रश्मि मैम का कोई चैनल है, रश्मि अग्रवाल मैम का, उन्हीं को फॉलो किया हर बार, और उन्हीं के प्रीवियस ईयर कर लेता था मैं। मोर देन सफिशिएंट है, मैं उन्हीं को किया है। और प्रीवियस ईयर के अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया ग्रामर में। अब मतलब इसकी और रिसोर्सेज क्या क्या हैं जो मैंने बाकी जो सेक्शन बताए हैं। जैसे ऐसे के लिए रेगुलर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है। न्यूज़पेपर के अलावा ना मैं क्या करता था, जैसे मान लेता हूँ ऐसे में मुझे कहीं ना कहीं वुमेन को मेंशन करना है, तो मैंने वुमेन के ना पहली पॉइंट लिख लिए थे कि वुमेन की लिटरेसी कितनी है ना, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी है, ठीक है, और मीजर्स क्या क्या हैं जिससे हम मतलब वुमेन को एजुकेट करने के मीजर्स क्या क्या हैं। उनके MSME अगर हम वुमेन के थ्रू सेटअप कर रहे हैं तो कौन कौन सी स्कीम उनके लिए चल रही हैं, उनके वेलफेयर मीजर क्या क्या हैं, कौन कौन से लेजिस्लेटिव मीजर्स हैं जो कि हम वुमेन के लिए ले रहे हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव मीजर के अलावा इंसेंटिव स्कीम्स कौन कौन सी हैं जो सिर्फ वुमेन स्पेसिफिक हैं। अब वुमेन सिर्फ और सिर्फ इधर ही नहीं है, तो SC/ST वुमेन के लिए हम क्या कर रहे हैं, SC/ST वुमेन के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो ये सब ना मैंने लिख लिया था वुमेन रिलेटेड। तो लिख के अब ऐसा होता है, जैसे ऐसे में मान लेता हूँ कि डायमेंशन, अब ऐसे में क्या होता है, आप एक ही डायमेंशन नहीं लिख सकते हैं। ऐसे में आपको लिखनी होती है मल्टीपल डायमेंशन में लिखा जाता है ऐसे। अब मल्टीपल डायमेंशन में ऐसे लिखने से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं। अब मान लेते हैं मल्टीपल डायमेंशन में आपने सोशल इशू में लिखा, कोई भी एक टॉपिक मान लेते हैं, उसका सोशल है, पॉलिटिकल इशू है, या पॉलिटिकल आउटकम होगा, इकोनॉमिक होगा, ठीक है, और रिलीजियस हो सकता है, कई बार रिलीजियस नहीं है तो इंटरनेशनल कोई मतलब इंटरनेशनल सेक्शन रहेगा। तो ये विज़न है, या फिर मैं कहूँगा अप्रोच है, या फिर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इन सेक्शंस में एक ऐसे को। तो मल्टीपल डायमेंशन में जब आप इसको लिखोगे तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया, यहाँ कंक्लूजन दे दिया, भाई लगभग 6 पैराग्राफ तो ऐसे ही हो गए। तो हर एक में आप मान लेते हैं सोशल में आपने कुछ लिखना है, तो अमूमन वुमेन आ गई, अगर सोशल में मान लेते हैं वुमेन आ गई, या चिल्ड्रन आ गया, तो मेरे पास ना चिल्ड्रन, पॉपुलेशन, चिल्ड्रन, पॉल्यूशन, इन सब के लिए ना मेरे पास में रेडीमेड पॉइंट थे। तो आप रेडीमेड पॉइंट बना लें तो काफ़ी अच्छा होता है। डेटा हमेशा न्यूज़पेपर में निकलते रहता है, कोई ना कोई, खासकर अगर आप डेटा से करते हो चीज़ें तो काफ़ी अच्छी रहती हैं। इसके अलावा ना कोट मेरे प्रिपेयर थे, मैंने काफ़ी हद तक कोट्स लिखे थे। जैसे साइंस एंड टेक में अगर आया था तो मैंने लिखा भी था कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मतलब उनका जो स्टेटमेंट था जब मंगलयान जब लॉन्च हुआ था, तो उनका कुछ ऐसा स्टेटमेंट था कि मतलब जितने मतलब 1 लीटर पेट्रोल में जितनी गाड़ी नहीं चलती उससे सस्ते में हमने मंगलयान पहुंचाया है पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर डिस्टेंस के हिसाब से, ऐसा कुछ उनका स्टेटमेंट था। तो मैंने वही मेंशन कर दिया और लिख दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उसके बाद मैं अगर फॉरेन रिलेटेड या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था तो मैंने ऑनरेबल जो जो फॉरेन मिनिस्टर है मैंने उनको भी कोट किया है कि जो यूरोप पे जो उनके स्टेटमेंट आए थे कि यूरोप हैज़ टू कम आउट ऑफ इट्स मेंटालिटी दैट यूरोप्स प्रॉब्लम इज़ वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज़ नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम, ऐसा कुछ करके मैंने मतलब जहाँ पर मुझे मौका मिला मैंने कोट भी मेंशन किए हैं। अगर और इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक शायद ऐसे आता है, इससे पहले जैसे 2020 में आया था, 2021 में भी आया है, तो मैंने वो सब मेंशन किए हैं। अब रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी आपने ऐसे वो न्यूज़पेपर फॉलो करना है और प्रैक्टिस करनी है। एडिटोरियल आप जितना पढ़ लेंगे उतना अच्छा आर्ग्यूमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या आता है नेगेटिव पॉइंट्स भी काफ़ी आते हैं और पॉजिटिव पॉइंट वहाँ से पता चलते हैं, क्योंकि एडिटोरियल में जो सेक्शन आते हैं कुछ तो उसमें जो ऑपेड जो सेक्शन होता है कई बार, और जो एडिटोरियल्स होते हैं इनमें भी ना जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं MP MLA, तो वह सब ना पॉजिटिव साइड बताते हैं, तो वो पॉजिटिव साइड आप वहाँ से पढ़ें। और नेगेटिव साइड अमूमन जो एडिटोरियल लिखते हैं एडिटर वगैरह, तो वो हमेशा नेगेटिव साइड बताएंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपको दोनों मिल गए और यही आपको लिखना होता है आर्ग्यूमेंट में। फिर ऐसे राइटिंग के लिए यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो कंप्रेंशन आपका ठीक हो जाएगा। ग्रामर के लिए मैं बता ही चुका हूँ, तो यह सेक्शन हो गया। उसके बाद इंटरव्यू के लिए यार इंटरव्यू ना मतलब बहुत गेम चेंजर होता है। मुझे 2020 में 89 मार्क्स मिले थे
2021 में 100 मार्क्स मिले थे और 2022 में भी मेरे को 105 मार्क्स मिले, 105। तो यार, और जबकि आपको पता होगा इस बार 2022 में ना 130 तक मार्क्स गए हैं। मतलब आप सोचिए कि बिल्कुल आप 2 पेपर में आप मार्जिन पर हो, पेपर 1 में और पेपर 2 में, आप दोनों में मार्जिन पर हो। यार इंटरव्यू में 130 नंबर लिया ना, मोर देन सफिशिएंट है। मतलब आप कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, 130 नंबर बहुत होते हैं। और ये भी 2 बच्चों को मिले हैं, 128 मिले हैं, 122 मिले हैं, ठीक है ना। तो सुमन शर्मा मैम का वोट ऑनरेबल सुमन शर्मा मैम को तो उन्होंने काफ़ी नंबर दिए। मतलब अच्छा है कि अगर आप इंटरव्यू बहुत अच्छे से करके आएंगे तो एक पॉजिटिव साइड आपके दिमाग में रहेगी कि यार मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, एक पॉजिटिव थॉट आएगा और पॉजिटिविटी बनी रहेगी रिजल्ट तक। अब देखिए, गेम चेंजर मैंने इसको बोला इसीलिए क्योंकि मार्क्स बहुत मिल जाते हैं और कई बार आपको ना 75 मार्क्स भी मिलते हैं। और एक बार शायद पिछली बार ही एक अपना ही भाई था जिसको शायद 55 या 50 नंबर मार्क्स दे दिए थे। रिटन में नंबर बहुत ज़्यादा थे, 50-55 मार्क्स दिए और वो मेरिट में भी नहीं आया। सर्विस की तो बात दूर रही। तो इंटरव्यू ना गेम चेंजर होता है। अगर आप इंटरव्यू ठीक से कराएंगे तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि वो आपका सिलेक्शन करा दे। इंटरव्यू में 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। 3 सी बोलते हैं, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कामनेस। अगर ये 3 चीज़ आप बना के रखेंगे ना, इंटरव्यू में आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। दूसरा, एक्सप्रेशन ऑफ द थॉट। ये एक असल में OLG होती है, अपने CDS के टाइम पे सिखाते हैं इसको, जो SSBs होते हैं ना। इसमें आता है कि आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, जो डिसीजन मेकिंग की जो स्पीड है वह कैसी है आपके, और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स कैसी हैं। बेसिकली अगर आपके अंदर 15 जो LQs बोली जाती हैं अपने SSB के टाइम पर, अगर वह सब हैं तो वह आप यहाँ पे आप शोकेस करें, आपको मार्क्स अमूमन अच्छे मिलेंगे। SSB वाले जो बच्चे होते हैं उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं यार इसमें, जो CAPF का जो इंटरव्यू है। तो एक्सप्रेशन ऑफ द थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंग्वेज इज जस्ट लाइक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। और आप लैंग्वेज कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हिंदी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो अभी तक हिंदी में दिया है, हालांकि इस बार मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया था। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना है तो इंग्लिश में, और हिंदी में क्वेश्चन पूछना है तो हिंदी में मैंने आंसर दिया है। तो लैंग्वेज कोई भी आप यूज़ करें, बट पोलाइटनेस होनी चाहिए आप, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप चिल्लाने लग गए हैं, ये नहीं चलेगा। उसके बाद में इंटरव्यू में ना आपको प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। जैसे 2020 का अटैम्प्ट था, तो जो मेरे मेंबर थे वे खड़े हुए मेरे सर के पास आके खड़े हो गए, और मैंने हिंदी में प्रिपेयर किया था, इंग्लिश की तैयारी नहीं की थी। उन्होंने मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मुझे आपको आंसर अगर आपको देने हैं देवराज जी तो आपको इंग्लिश में ही देने मुझे। तो वहाँ पर मैं बैकफुट पर चला गया था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझसे बोल देंगे कि यार तुम्हें इंग्लिश में जवाब देना है। तो मैं वहाँ पर बैकफुट पर चला गया। यार प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। आपको हर तरीके के क्वेश्चन जो है ना, जैसे DF से कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर जो चीज़ न्यूज़ में चल रही है ना, उन सबको आपको कवर अप करना है और कोशिश करनी है आपको कि आपको हर एक तरीके के क्वेश्चन खुद से लिख लेने, डिज़ाइन कर लेना। मैंने तो कॉपी बनाई थी, आप कॉपी बना लेना, बढ़िया रहेगा। आप कॉपी बना के खुद एक आंसर लिखते चले जाएँ तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में जब डेट अनाउंस हो जाती हैं तो जो पॉस्चर है और जो एटिकेट्स होते हैं, सिटिंग एटिकेट्स, उनको सीखने के लिए आप मॉक दे सकते हैं। कोचिंग में अलग अलग कोचिंग मॉक कंडक्ट कराते हैं जैसे डेट अनाउंस हो जाती हैं। और ऑफलाइन मॉक काफ़ी अच्छे रहते हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। और ऑनलाइन मॉक भी अगर आपको जैसे अंदर आ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, अगर वह सब भी कोई देख के जज कर पा रहा है ऑनलाइन तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कि वहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपको रिटर्न देगा। पीयर टू पीयर मॉक जो होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे ऑप्शन होते हैं। जिनको ये लगता है यार कि मैं दे नहीं पाऊँगा, या फिर जिनको लगता है यार मेरा नॉलेज जो बेस है ना वो काफ़ी हद तक कमज़ोर है, बाकी बच्चों को तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आता है, मुझे नहीं आता, तो आप पीयर टू पीयर मॉक करें पहले। उससे क्या होगा ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाएगा। और पीयर टू पीयर मॉक में जो अपने भाई बंधुओं को दोगे, जो बेसिकली जो CAPF के ही एस्पायरेंट होते हैं, या फिर CAPF में जो इंटरव्यू में जाने वाला है और आप भी जाने वाले हो, ग्रुप बना लो यार, मॉक इंटरव्यू करो, पीयर टू पीयर मॉक। तो वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, आपके नॉलेज बेस को बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं उसने कोई क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं आया, जब इंटरव्यू खत्म हो जाए पूछो यार इसका आंसर क्या होगा, वो बता देगा, आप लिख लो इसको। इस तरह से बनता है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, चीज़ों को आप वीडियो पर छोड़ दीजिए यार, ठीक है ना। क्योंकि आप कितनी भी तैयारी करके जाओ ना, जो इंटरव्यू होता है ना वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। कुछ बच्चों का जो मॉक होते हैं वो बहुत गंदे जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे उनका जो इंटरव्यू होता है, मेन इंटरव्यू, बहुत अच्छा चला जाता है। तो आप कुछ नहीं सोच सकते ज़्यादा, कितना भी आप प्रिपेयर करके जाओ, बस आप ये होता है, आप मॉक देने का ही फ़ायदा होता है कि आप जो नए नए क्वेश्चन है, नई नई सिचुएशन आप उनके लिए प्रिपेयर हो जाते हो, बस ये। अच्छा, मिथ क्या क्या हैं इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड? मिथ हैं यार बहुत सारी, और वो हर एक एग्जामिनेशन से रिलेटेड होती हैं यार। CDS में भी अपनी मिथ हैं, CSE में अपनी मिथ हैं, स्टेट सर्विसेज जो PCS होता है उसमें भी अपनी मिथ हैं, CAPF में अपनी मिथ है। जैसे यहाँ पर बोला था कि यार जो साइंस का जो बंदा है, जो जिसने साइंस पढ़ी हुई है, वो ऑलरेडी एज पर है। ऐसा नहीं यार आप ट्यूशन पढ़ के जाओ, 9th 10th की साइंस पढ़ के जाओ, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है, आप करके आओ, कहीं ना कहीं आप अब बराबर में आ जाओगे उसके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ साइंस का बंदा है, IIT का बंदा यहाँ सेलेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप भी यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे इस बार शायद जो ईयर 1 है, जो राजन सर हैं, वह शायद इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं। हाँ, इकोनॉमिक ऑनर्स के स्टूडेंट हैं वो। और इसके अलावा जो स्कोर अगर किसी का बहुत हाई है पेपर 1 में, तो भाई उसका तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी एक मिथ है, ठीक है। एक से एक बंदे हैं, मेरा एक दोस्त है जिसके 182 मार्क्स हैं और मेरे खुद के 168 मार्क्स हैं।
उसके 182 मार्क्स हैं, फिर भी वो मेरिट में भी नहीं आ रहा और शायद रिजर्व लिस्ट में भी ना आए, क्योंकि पेपर 1 ना सिर्फ पेपर 1 में बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स ले आना इज़ नॉट इनफ। आपको ना हर एक सब्जेक्ट में और इवन इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा करके आना है। आपको पेपर 2 भी बहुत अच्छा करके आना है, क्योंकि एवरी मार्क्स काउंट। एक मार्क्स पर यार 3-3, 4-4 बंदे, इवन एक मार्क्स पर शायद पिछली बार 11-12 बंदे थे। एक मार्क्स काउंट होता है यहाँ पर। तो आपको पेपर जो पेपर 2 है उस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और मतलब जितना अच्छा आप कर पाओ। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, टाइम कम पड़ जाता है, लिखते रह जाते हो, पेपर 2 कंप्लीट नहीं होता क्वालिटी के साथ में। अभी इसके अलावा करंट अफेयर एक बहुत बड़ी मिथ है कि यार करंट अफेयर सुबह शाम करंट अफेयर पढ़ोगे, बहुत करंट अफेयर आ रहा है, ऐसा ये फलाने मैंने यार 2023 के अटेम्प्ट मैंने बताया एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर आ गई। अब एनवायरमेंट तुम कितनी पढ़ के चले जाओ, न्यूज़पेपर में भी नहीं आता है, वो ऐसी करंट अफेयर थी। अब नहीं आ रहा है ना, तो आपको वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं वहाँ पर, कितनी करंट अफेयर पढ़ के जाओ। तो करंट अफेयर में ज़्यादा टाइम देना सही नहीं है मेरे हिसाब से। आपको स्टैटिक पोर्शन करना है यार। स्टैटिक पोर्शन 80 से नहीं, 80 भी नहीं बोलूँगा यार, मतलब 90% बोलूँगा। 90% चंक है किसी भी एग्जामिनेशन का। तो CDS हुआ या फिर CAPF हुआ, इवन इस बार तो CSE का भी यही हालत थी। CSE के एग्जामिनेशन में कुछ 85% के आसपास में जो क्वेश्चन थे ना, वो इनडायरेक्टली स्टैटिक थे। हाँ, जैसे CSE में और CAPF में ऐसा होता है, जो चीज़ न्यूज़ में होती है उससे रिलेटेड जो स्टैटिक होता है ना, उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वो तो मतलब कॉमन सेंस है। न्यूज़पेपर में जो आ गया तो एक मतलब सबकॉन्शियस माइंड में होता है, ये तो न्यूज़ में था, जब आप पढ़ते हुए आते रिवाइज करते हुए ना, ये तो न्यूज़ में था, इसको ठीक से पढ़ लेता हूँ स्टैटिक को। तो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आप जो स्टैटिक है उसका आप ठीक से कर लेंगे। तो बेसिकली स्टैटिक पे आप ज़्यादा ध्यान दें, बजाय करंट अफेयर की हर समय सुबह शाम बस करंट अफेयर की माला जप लें, वो उतना हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आप स्टैटिक पूरा कर लें, जब स्टैटिक पूरा हो जाए उसके बाद आप जाएँ करंट अफेयर पर, नो इशू। अब पर्सनैलिटी बेस्ड कुछ लोग बोलते हैं यार कि जो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली फिट है उसी को CAPF देना चाहिए। यार पहले आप एग्जामिनेशन पास करें, पेपर 1 पेपर 2 में अच्छा करके एग्जामिनेशन पास हो जाए। उसके बाद में ना मैंने शायद हमारे शायद प्रांजल सर हैं, शायद ये AR 3 हैं। प्रांजल सर ने यार कुछ मतलब कितना शायद 40 किलो या 35 kg के आसपास शेड किया था वेट, और अपने को फिट किया, और उसके बाद में वो रनिंग भी की थी और पास भी हुए, और AR 3 है। तो यार फिजिकल फिट ना अमूमन आप मतलब फिजिक अपना बना सकते हो। ऐसा नहीं है आपको 3 महीने मिलेंगे, 2 महीने मिलते हैं बीच में। यार आप अपना वजन कम करो, उसके बाद में प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे। जैसे प्रांजल सर को बहुत टाइम मिल गया था, क्योंकि शायद स्टे लग गई थी एग्जामिनेशन वो इंटरव्यू पर, और जो फिजिकल थे उसमें। तो फिजिकल फिट आप हो जाओगे, पहले तो आप एग्जामिनेशन फोकस करो। ये तो मिथ है कि यार जो फिजिकल फिट है सिर्फ वही उसी को देना चाहिए, और ये वो कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आप एग्जामिनेशन दो, उसके बाद में सब चीज़ ना PST PET मेडिकल सब आप उस पर छोड़ दो, जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है। जैसे ITBP कराती है तो ITBP पर छोड़ दें आप वो सब। अब एक में से ये भी है कि यार जैसे ये तो एग्ज़ाम जो है ना वो CSE वाले बंदे ही क्रैक कर सकते हैं। CSE वाले, क्योंकि मतलब बहुत चंक है जो CSE का ही, यहाँ पर जो CSE के बच्चे हैं वही सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है यार, मैंने शायद 2020 में जो ईयर 1 थे वह शायद डिफेंस एस्पायरेंट थे, तो ऐसा नहीं है। शायद CDS में भी उनकी नहीं, हाँ ND सेलेक्टेड थे वो। तो अगर यार आपने मतलब ये मिथ पाल ली कि CSE वाले ही करेंगे, तो आप ऑलरेडी मतलब जो एज है वो आप खो दोगे, और CSE वाले बंदों को एज मिल जाएगा। हालांकि वो थोड़ा बहुत तो एज पे होते हैं, क्योंकि उनका GS है जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का होता है, सिर्फ उन्हीं का होता है। ये तो एक मिथ है, ठीक है, तो इस मिथ को भी तोड़ने की जरूरत है। एक मिथ ये भी है कि यार इंटरव्यू ही डिसाइडिंग फैक्टर है। यार पेपर 1 पेपर 2 बहुत अच्छा करके आओ, इंटरव्यू में आपको एवरेज मार्क्स भी मिलते हैं ना, 60 मार्क्स पर भी यार पेपर 1 पेपर 2 फोड़ के आओ ना आप, तो आपको मतलब बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे इसी बार का, जैसे 2022 में मेरे जो पेपर में मार्क्स थे वे 169 के आसपास हैं, जबकि पेपर जो इस बार का जो इसमें मैं अपीयर हो गया, क्योंकि 2022 का रिजल्ट आया नहीं था तब तक। मैंने 2023 में भी अटैम्प्ट लिया, तो 2023 में मेरे शायद 180 के आसपास मार्क्स आएंगे। अभी जो डिफरेंट आंसर किए हैं वेरी कर रहे हैं 175 से 180 के बीच में। या पेपर 1 में इतने मार्क्स ले आओ, पेपर 2 में आप 100 मार्क्स के आसपास ले आओ। अगर 180 और 100 मार्क्स आ गए, 280 मार्क्स हो गए, और मेरिट कुछ जाएगी 220, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है, तो 220 और 280 मेरे को मतलब 40 मार्क्स अगर और मिलें तो अपना सिलेक्शन हो जाए इंटरव्यू में। तो यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू ही डिसाइडिंग फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर तो तीनों ही पार्ट है और इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप जितना अच्छा करके आओ, हर एक एग्जाम में कोशिश करनी है कि हर एक एग्जाम में आप एक्सेल करो, हर एक, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, या फिर इंटरव्यू, हर एक स्टेज में आपको एक्सेल करना है, और हर एक एग्जामिनेशन आपको देना है। अगर CTET का एग्जामिनेशन आ रहा है तो यार 2 आपको मतलब इससे क्या होता है ना, एक्सपोजर मिलता है। अभी UPSC किस हिसाब से सोच रही है, तो वह मतलब फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अब इंटरव्यू रिलेटेड मिथ हैं, इंटरव्यू रिलेटेड भी कुछ मिथ हैं, इसको डिलीट कर देंगे अपन यहाँ से। अभी तो इंटरव्यू रिलेटेड मिथ हैं कि यार वो तो नॉलेज चेक नहीं करते हैं, पर्सनैलिटी चेक करते हैं। पर्सनैलिटी तो वो चेक करेंगे, लेकिन अब मान लो कि आप डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो। उसने कोई क्वेश्चन पूछा, मेंबर ने क्वेश्चन पूछा, और ऑनरेबल मेंबर के आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि नॉलेज भी इतनी नहीं है। अब बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा तो ऐसा तो नहीं है कि पर्सनैलिटी दिख जाए, क्योंकि पर्सनैलिटी चलती है नॉलेज के हिसाब से। क्योंकि जितना अच्छा नॉलेज होगा उतना ही अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, उतनी अच्छी क्लियरिटी होगी,
और आप काम भी तभी रखोगे जब आप पिछली 2 चीज़ें हैं। तो तीनों चीज़ लाने के लिए नॉलेज इज़ इंपॉर्टेंट और नॉलेज बेस बढ़ाना पड़ता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह और जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब आपको करके जानी है। और एक और मेथड क्या, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पीकर होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, उन्हीं को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है यार। और मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे पिछले साल शायद कान्हा जोशी सर थे, उनको शायद 116 मार्क्स मिले थे और हाईएस्ट मार्क्स 120 गए थे इंटरव्यू के। तो 116 मार्क्स थे हिंदी, और हिंदी मतलब हिंदी में दिया था उन्होंने, प्योर हिंदी में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम वालों को मिलेंगे। 2020 में भी शायद संतोष सर थे, मुझे याद है 2020 में संतोष सर के 110 नंबर आए थे, जब शायद हाईएस्ट मार्क्स 117 थे या 113 थे, मुझे पक्का नहीं है, तब भी उनको अच्छे मार्क्स मिले थे। तो ऐसा नहीं है, हिंदी भी अगर आप बोल रहे हैं लेकिन ठीक से बोल रहे हैं, आप एक्सप्रेशन आपका जो है वो ठीक रहे, पोलाइट रहे आप अंदर, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आप कैसे इसे अचीव कर सकते हो यार? तो अचीव करने के लिए सबसे पहले तो आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, बार बार अरे क्यों कर रहा है तैयारी, हमारे लाला ने तो ये, और हमारे चाचा के फूफा के मौसा के लड़के ने तो एक बार में कर लिया, ये कर लिया। नेगेटिविटी से दूर रहना है। कितना ज़्यादा कम इंटरेक्शन रखोगे ऐसे लोगों से, उतना ज़्यादा आप मतलब आप उतना ही ज़्यादा आप मतलब सक्सीड होने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। आपको कट होना पड़ेगा बहुत सी चीज़ों से अपने आप को। अब देखो टॉक्सिसिटी को आपको छोड़ना है। आप में खुद में बहुत सी टॉक्सिसिटीज़ होती हैं कि मतलब यार उसके तो नंबर अच्छे आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे हैं, तो मतलब आपको टॉक्सिक बना रहा है, आपको नेगेटिव बना रहा है। बेटर है कि यार अपने पर ध्यान दो मोर देन, मतलब मैंने कितने ही बच्चे देखे हैं जो मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे थे, और मतलब फाइनल जब रिजल्ट आता है ना तो आपको देखने को मिलता है यार मतलब रिजल्ट कुछ और ही है। तो यार जज आप कर रहे हो ना, तो आप जज नहीं हो। पहली बात तो आप अपने आप को जज करो, मोर देन सफिशिएंट है। दूसरे को जज मत करो। दूसरे को जज करने के लिए ना अभी यूपीएससी बैठा हुआ है, जब तक यूपीएससी आप मत जज करो प्लीज़। तो आप अपने आप को जज करो, अपने अंदर जो कमियां उनको निखारो और अपने आप को एज अ बेटर पर्सन बनाओ। सबसे पहले आप अगर बेटर पर्सन हैं तो मतलब आप इंटरव्यू में तो अच्छा ही करके आओगे यार। इसके अलावा आपको ना जो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है ना उन पर काम करना। आपको पता होना चाहिए मेरी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे पेपर 2 है, तो पेपर 2 में मुझे पता था मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कि मेरे पास कोड अच्छे हैं, मेरे पास डेटा अच्छा है और मैं लिखता हूँ मतलब तो पूरा पेज भर देता हूँ, मैं पूरा पेज भर देता हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। अब ये जो स्ट्रेंथ है ना, मैंने इसको थोड़ा सा और निखारा और उसको मैंने पेपर 2 में यूज़ किया है, ठीक है। राइटिंग मेरी इतनी अच्छी ना हो, पर जो आपकी स्ट्रेंथ है ना उस पर आप काम करो यार। इसके अलावा जो कंसाइज अपने आप को ना, आपके जो रिसोर्सेज हैं आप उसको ना कंसाइज कर लो यार, नोट्स बना लो और कंसाइज करो। रिसोर्सेज अगर आप बहुत ज़्यादा रखोगे ना तो क्या होगा ना, डाइवर्जन आ जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा, यहाँ से पढ़ूँ वहाँ से पढ़ूँ, ये करूँ वो करूँ, और डुप्लीकेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो जाएगा। आप एक ही चीज़ को ना 3-4 जगह से पढ़ोगे और पूरा सिलेबस आप नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर भी आपको इशू आएगा। अब देखो यार बहुत से लोग आते हैं ज़िंदगी में जब आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करना है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, बहुत बार हुआ है। यानी मैंने कितने SSBs नहीं मतलब पास ही नहीं कर पा रहे हैं, NDA में भी SSB नहीं हो रहे थे, TES टेक्निकल एंट्री में भी मैं SSB में फेल हो रहा हूँ। वो नेवी का जो SSB था 12th के बाद में वो भी फेल हो गया, NDA ऐसे करके 12th के बाद में फेल हुए, फिर CDS के SSB में फेल होना शुरू हो गए। और यार FCAT का खैर FCAT में तो मैं SSB नहीं गया था, पर मतलब काफ़ी हद तक मैंने फेलियर देखे हैं यार, बहुत फेलियर देखे हैं। 7 अटेम्प्ट दिए थे CDS में, फेल होते चले जा रहे हैं। मतलब रिटन पास हो रहा है हर बार, SSB पास नहीं हो रहे हैं। और फिर CAPF के अटैम्प्ट में 2 बार फिर नहीं हो रहा, 2 बार भी मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में रह गया, तो बहुत दुख होता है। फिर इसको मतलब इससे ओवरकम करने के लिए अच्छे दोस्त होने चाहिए पहली बात तो आपके पास में। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। बहुत से समय ऐसा होता है ना जब आप बहुत लो फील करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, एग्जॉल्टेड हो जाते हो, पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए यार, तब ना मैं जो करता था, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना मैं वो करता था। जैसे मुझे ना वॉलीबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, आप 4-5 घंटे में वॉलीबॉल ही खेल रहा हूँ। उससे क्या होता था ना, मैं थोड़ा अच्छा फील करता था, दोबारा से पढ़ने बैठ जाता था अगले दिन। और नहीं तो मुझे शायद वेब सीरीज़ देखना अच्छा लग रहा है तो मैं वेब सीरीज़ देख ली, पूरी वेब सीरीज़ एक दिन में खत्म कर दी। मतलब जो चीज़ अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं वेब सीरीज़ ही देखनी है, गेमिंग खेलना है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो। जैसे आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे तो स्टैंड अप कॉमेडी देखनी है, तो यार मैंने तो शायद 8-10 एपिसोड किसी कॉमेडियन के सारों के खत्म कर दिए। इस हिसाब से मैं देखता था जब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉल्टेड फील करता था। तो अब जब आप एग्जॉल्टेड फील कर रहे हो, आपको पता है पढ़ाई हो ही नहीं रही है, नेगेटिविटी आ रही है, तो यार बेटर है ना कि आप जिस काम को करके आप बहुत अच्छा फील करते हो आप उस काम को करो, ठीक है। इसके अलावा यार अपना जो शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको सिलेक्शन के लिए। आपका जो शेड्यूल होगा ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा भर दिया उसमें कि आप एग्जॉल्ट हो गए, मतलब अब नहीं हो रहा है, आप 2-3 दिन पढ़ के अब बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। तो बेटर है ना कि आप 6 घंटे 7 घंटे के हिसाब से शेड्यूल बनाओ और अच्छा शेड्यूल बनाओ। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर टाइम तक ये कर लोगे। मैं क्या करता था ना, शॉर्ट टर्म गोल बनाता था, मीडियम टर्म गोल थे और लॉन्ग टर्म गोल थे। अब शॉर्ट टर्म गोल में जैसे मैं बोल देता था, शॉर्ट टर्म गोल बेसिकली 7 दिन का बना, और जैसे लॉन्ग टर्म गोल होता था ना मैं D-Day के हिसाब से बनाता था कि अभी 7 अगस्त को पेपर है, तो मैं 7 अगस्त को मतलब 7 अगस्त से पहले लगभग 1 अगस्त तक मेरा पूरा खत्म हो जाना चाहिए, 2 बार रिवीजन।
ठीक है ना। तो मैं इस हिसाब से करता था। मीडियम टर्म में 2 महीने के हिसाब से बनाता था कि 2 मंथ में ये कर लूँगा, 1 मंथ में ये कर लूँगा, 1 मंथ में ये कर लूँगा, इस हिसाब से। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल आप सेट कर लीजिए, ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैंने शायद छोड़ दी हैं, जैसे फिजिकल के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं बताया और मेडिकल और इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। मैं कोशिश करूँगा कि कभी और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मतलब ऐसी PPT बना के जो फिजिकल मेडिकल इन सब के बारे में बता दूँ, क्योंकि मुझे फिजिकल मेडिकल में इतना दिक्कत आई नहीं है। जैसे 2020 में तो मैंने अकेला ही रनिंग की है मैंने, क्योंकि मेरा जो वीमेन बैच है उसमें नंबर आ गया था। और वीमेन बैच में क्या रहता है ना, आप नहीं आ रहा है लड़का तो नहीं आया, तो मैं अकेला भागा था पूरे में। मैंने 800 अपनी अकेले की है, लॉन्ग जंप अकेला, गोला फेंक अकेला, लड़का था तो अकेले मेरे को पहले पूरे इवेंट करा रहे हैं, फिर उसके बाद में लड़कियों को करा रहे हैं। तो ये होता है और हो सकता है कि आपके साथ में भी ऐसा हो जाए कि आपको अकेला दौड़ना पड़ रहा है। तो बहुत दिक्कत होती है जब आप अकेले दौड़ रहे होते हैं, आपके साथ कोई नहीं होता है। क्योंकि जब आप लोगों के साथ दौड़ते हो ना तो आपको पुश मिलता है, यार वो तो मेरे से आगे, चलो थोड़ा हो जाएगा, तो आप पुश करते हो, लिमिट पर हो जाता है वो। 2021 में जैसे मतलब मेरा आराम से हो गया था, 2022 में आराम से हो गया। फिजिकल मेडिकल का ऐसा इशू नहीं आया था, फिर भी मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो। इसके अलावा यार ये मेरी इंस्टा आईडी है, अगर कोई दिक्कत आती है जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया है तब मतलब आप पूछ सकते हैं। एज सच तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और आएगी ना तो मैं आगे ऐसी कोई वीडियो और बना दूंगा टाइम मिलेगा मुझे जब, ठीक है। और मतलब हो सकता है कि मैं जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि बहुत से मैसेज लगातार आते हैं मुझे, और वैसे तो मैं अगर देख लिया मैसेज तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी अभी अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा। और अगर मैं थोड़ी मेरी लैंग्वेज ना गाँव टाइप रहती है, तो मतलब इशू नहीं होना चाहिए, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको मतलब मेरी लैंग्वेज से इशू रहा हो तो। और थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉइज़ वगैरह भी है, अगर नॉइज़ वगैरह रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।